तो आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये किस वजह से होता है? देखिए, कैपिटल अकाउंट और फॉरेक्स अकाउंट, मतलब हमारे देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे मेंटेनेंस में रहता है। तो इसको जानने से पहले आपको तीन टाइप का अकाउंट के बारे में जानना ज़रूरी है। वो है करेंट अकाउंट, और एक है कैपिटल अकाउंट, और एक फॉरेक्स अकाउंट। ठीक है, फॉरेक्स मतलब जो विदेशी मुद्रा का भंडार जो है, उसको फॉरेक्स कहते हैं हम। और कैपिटल अकाउंट मतलब हमारे देश में निवेश के लिए जो अकाउंट होता है। और करेंट अकाउंट के मतलब जिसमें से सरकार अपना डेली का डेली और मंथली एक्सपेंस चलाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में देखिए क्या क्या होता है। बोरोइंग्स होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, और बैंकिंग कैपिटल भी है होता है। मतलब सपोज़ हमारे बैंकिंग सेक्टर में, हमारे इन्वेस्टमेंट सेक्टर में और बोरिंग में अगर सपोज़ किसी विदेशी कंपनी में लोग निवेश करना चाहते हैं तो वो ये तीन प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो बोरोइंग कैसे करते हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स मैक्सिमम 2.5 बिलियन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज़। मतलब अगर कोई विदेशी निवेशक यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2.5 बिलियन डॉलर तक वो रुपये में कन्वर्ट कर सकता है एक ही बार में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर एडीआर, जीडीआर, आईडीआर भी होते हैं, लेकिन मेन जो दो चीज़ होता है वो है एफडीआई और एफपीआई। ठीक है, एक को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको विस्तार में जानेंगे इसके बाद। उसके बाद बैंकिंग कैपिटल में आता है एफसीएनआर, एनआरई, आरए, नॉर एट्सेट्रा। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं एफपीआई पर। सो क्या कर रहा है, कह रहा है, देखिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब इफ़ ए फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट लेस देन 10% इंटू एन इंडियन कंपनी देन इट्स कॉल्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब किसी फॉरेन कंपनी ने अगर उसका टोटल कैपिटल का 10% से कम अगर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 10%, जो अगर सपोज़ ये 10% से ज़्यादा होगा देन इट्स कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब फॉरेन एफडीआई में आता है ये। उसके बाद चलिए हम डिफरेंस जान लेते हैं एफडीआई और एफपीआई का। देखिए, ये मोर स्टेबल है, लेकिन ये इट्स लेस स्टेबल। मतलब इसमें कंपनी लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए आता है, लेकिन इसमें कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए आता है। सपोज़ अभी जो रिलायंस जो तरक्की कर रहा है तो इसमें थोड़ा निवेश कर लिया, कुछ दिन बाद उसमें से प्रॉफिट कमा के फिर वहाँ से वो अपना हिस्सेदारी उठा लिया उन लोगों ने या बेच दिया स्टॉक मार्केट पे। उसके बाद आ गया मोर जीडीपी ग्रोथ। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप किसी इंडियन कंपनी पर आपका पैसा लगा रहे हो तो आप तो नहीं चाहोगे कि ये पैसा डूब जाए। तो इसके लिए ये इन लोगों का भी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी का भी जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी होते हैं, लेकिन एफपीआई लोगों का इसमें जीडीपी ग्रोथ में कम हिस्सेदारी होता है। उसके बाद क्या बोले, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। ये तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट को करता है। मतलब यहाँ पर अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करे तो इसमें इंडियन कंपनी और अदर्स लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। लेकिन एपीआई में क्या होता है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये इनको सिर्फ अपना डिविडेंड और इंटरेस्ट से मतलब है। मतलब अगर इन लोगों का प्रॉफिट से मतलब है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या ना हो, कंपनी का फ़ायदा हो या ऑब्वियसली फ़ायदा हो, यही चाहेगा ये। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए ये कुछ नहीं, डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% इन इंडियन कंपनी। ये लोग क्या करते हैं, पहले ही बोला कि 10% से ज़्यादा इन लोग यहाँ पर निवेश करता है। लेकिन इसमें क्या बोलता है, देखिए, इन्वेस्टमेंट अप टू 10% इन इंडियन इकोनॉमी। मतलब 1% अप टू 10%, मतलब 10% तक या उससे नीचे तक जो अमाउंट जो लोग देते हैं उसको हम एफपीआई के अंडर में लाएंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि रोल इन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन। इन लोगों का मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन पर रोल होता है। सपोज़ आप अगर किसी कंपनी के सपोज़ 30% 40% स्टेक्स खरीद रहे हो तो आप तो अपना फॉरेन से अपना टीम लेकर आओगे पूरा कागज़ी काम करने के लिए। लेकिन इन लोगों का कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्शन और मैनेजमेंट रिलेटेड कोई इशू नहीं होता है। ये लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद डिवेंचर और उन लोगों का जो फ़ायदा है वो लेते रहेंगे ये सिर्फ। लेकिन इन लोगों का जीडीपी और प्रोडक्शन और मैनेजमेंट पे भी इन लोगों का हिस्सेदारी होता है। मतलब इनको देखिए, हर कोई कंपनी एफडीआई में नहीं इन्वॉल्व हो सकता। सपोज़ हु
आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, मतलब जो कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसका भी प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो देखिए एटॉमिक एनर्जी, मतलब एटॉमिक एनर्जी पर कोई बाहर से एफडीआई हम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेता। टोबैको प्रोडक्ट, मतलब गुटखा तमाक, इसमें भी कोई बाहर से लोग को इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया जाता। रियल एस्टेट बिजनेस, मतलब रियल एस्टेट बिजनेस में भी नहीं कर दिया जाता। फार्म हाउसेस, चिट फंड में अगर सपोज़ बाहर से कंपनी है, आप लोग इनके पास चिट फंड में पैसा लगा है, सपोज़ 2 दिन बाद वो कंपनी भाग गया अगर लंदन और यूएस में, ठीक है, तो क्या हमारे सरकार ये पैसा वापस ले पाएगी? इसलिए इन लोगों को अलाउ नहीं किया जाता। उसके बाद आता है निधि कंपनीज, मतलब जिसका टर्नओवर शायद साल में 100 करोड़ से 200 करोड़ ऐसा हो, इन कंपनीज़ को निधि कंपनीज की बोला जाता है। उसके बाद है बेटिंग, गैम्बलिंग और कैसीनो लॉटरी, मतलब जो आप देखते हैं बड़े बड़े 5 स्टार 3 स्टार होटल में जो लॉटरी कैसीनो वगैरह होता है, वो बाहर का लोगों से वो इसके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके बाद देखिए फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 2 रूट से होकर आता है, ठीक है। क्या है वो 2 रूट? देखिए ऑटोमेटिक रूट, मतलब फॉरेन इक्विटी डज नॉट रिक्वायर इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल, मतलब जिसमें फॉरेन इक्विटी में जिसमें इंडियन गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लगता। और उसके बाद है अप्रूवल रूट, मतलब प्रायर टू इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट से पहले दे हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक कौन डिपार्टमेंट देखते हैं? कॉमर्स मिनिस्ट्री देखता है इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए आ जाता है PIPP, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, तो नाम से ही पता चल रहा है ये प्रमोशन करता है। क्या बोल रहा है? इट्स एबोलिश्ड इफ़ इन्वेस्टमेंट इज़ मोर देन 5,000 करोड़ परमिटेड बाय कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब अगर ये 5,000 करोड़ से ज़्यादा है तो इसको लागू करने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है, ये एबोलिश किया जाता है। उसके बाद देखिए आ जाता है नेशन स्पेसिफिक अप्रूवल, मतलब कुछ देशों से, मतलब हमारे पड़ोसी से, सपोज़ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना से अगर कुछ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, मतलब FDI आया, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए इफ़ FDI कम्स फ्रॉम दिस नेशंस देन नीड गवर्नमेंट परमिशन, मतलब आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब इंडियन जो कंपनी होता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मांग रहा है अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए, उनको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा पहले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है देखिए इंडियाज़ FDI रूल फॉर ई-कॉमर्स। अब ई-कॉमर्स में इंडिया का FDI में क्या रूल है? देखिए इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल, नो FDI परमिटेड, मतलब आप अगर सपोज़ US से आप लोगों का प्रोडक्ट यहाँ पर ला के आप नहीं बेच सकते, ठीक है, मतलब ला सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सरकार टैक्स लगा देता है, इसलिए वो कंपनी क्या कहते हैं? लोकल मार्केट से, मतलब इसलिए इसके लिए देखिए नो FDI परमिटेड, बट मार्केट बेस्ड मॉडल 100% परमिटेड, मतलब हमारे इंडिया में जो मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें 100% निवेश दिया गया है। मतलब अगर आप लोग अगर इंडिया में किसी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसमें 100% FDI आपको अलाउ किया गया है। उसके बाद देखिए आ जाता है FDI टॉप 5 सेक्टर्स एंड नेशन, मतलब कौन कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में, सर्विस सेक्टर में आपको पता है सर्विस में इंडिया नंबर 1 पर है, ट्रेडिंग, उसके बाद फिर आ जाता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। और कौन कौन नेशन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है ज़्यादातर? देखिए सिंगापुर हो गया, USA, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, जापान से ज़्यादातर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है यहाँ पर। उसके बाद देखिए फॉरेक्स क्या होता है? देखिए फॉरेक्स होता है फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, मतलब सपोज डॉलर, यूरो, ठीक है, इस करेंसी से ज़्यादातर ट्रेड होता है वर्ल्ड में, इसलिए इसको फॉरेन करेंसी एसेट भी कहा जाता है। इसको अलावा देखिए गोल्ड भी है हमारा फॉरेक्स, स्पेशल ड्राइंग्स राइट्स भी होता है, उसके बाद रिजर्व ट्रांजिट पोजीशन, ठीक है, ये भी होता है। देखिए लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व की अगर तुलना करते हैं हम, तो देखिए सबसे ज़्यादा रिजर्व है चाइना के पास, 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास। उसके बाद आ जाता है जापान, उसके बाद फिर 3 नंबर पर आ जाता है स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद फिर 4 नंबर पर आ जाता है इंडिया। देखिए और फिर घुमा फिरा के फिर
व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखिए इकोनॉमिक एक्सचेंज बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट हम लोग किन लोगों के साथ कर सकते हैं, देखिए इकोनॉमिक एक्सचेंज बिटवीन रेसिडेंट्स, मतलब जो हमारे इंडियन के रेसिडेंट्स होते हैं और जो नॉन रेसिडेंट होता है उन लोगों के पास से। इट विल बी ज़ीरो, मतलब क्या है, सपोज ट्रम्प नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मोदी जी हमारा रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इन लोगों से देखिए हमारे पास $100 सपोज़ आया, ठीक है। तो ये तो हमारे यहाँ पर ऐड हो गया है, और देखिए टर्म से 1000 लेस हो है, इसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज भी ज़ीरो होता है, ठीक है। मतलब किसी को अगर मिलेगा तो किसी से जाएगा तो ना, तो मतलब बराबर का, इसलिए बोला जाता है कि बैलेंस में, ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। एट ग्लोबल लेवल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मेंटेन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब क्या बोल रहे हैं ग्लोबल में, मतलब अगर आप सपोज इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और एट नेशनल लेवल सेंट्रल बैंक मेंटेन्स बीओपी, मतलब हाँ, अगर हम नेशनल लेवल पे देखें, सपोज हमारे इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन देखता है, आरबीआई, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको समझाया गया है कि सपोज अमित शाह निर्मला सीतारमण को 200 रुपये दे रहे हैं, क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, नहीं, क्योंकि ये दोनों ही रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। सपोज अक्षय कुमार अगर जैकलीन और नोबरा को अगर पैसे दे तो क्या ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, नहीं। अब फिर आप तो बोलोगे कि क्यों नहीं होगा, नोरा और जैकलीन तो हमारे देश का नहीं है, लेकिन देखिए नहीं है, लेकिन अगर आप इंडिया में 120 दिन या उससे भी ज़्यादा समय से इंडिया पे रह रहे हो तो आपको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाता है, इसलिए इनको भी हम नहीं काउंट में लाएंगे। लेकिन फिर किन को काउंट में लाएंगे, सपोज ट्रम्प पीएम मोदी जी को 300 रुपये भेज दिया, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। उसके बाद देखिए करेंट अकाउंट, आपने पहले देखा होगा करेंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। उसके बाद देखिए करंट अकाउंट क्या होता है। देखिए करंट अकाउंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है विजिबल और एक होता है इनविजिबल। सो विजिबल में क्या होता है, जो हम लोग देख सकते हैं, सपोज गुड्स, ठीक है, जो हम इंपोर्ट कराते हैं और एक्सपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद आते हैं इनविजिबल में, क्या आता है, जो हम लोग जिसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देता, सपोज सॉफ्टवेयर तो दिखाई नहीं देते, ठीक है, वो तो सिर्फ हम लोग सर्विस, जो सर्विस सेक्टर है, ठीक है, इसको हम इनविजिबल में रखेंगे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इन इंडिया इंपोर्ट हम ज़्यादा करवाते हैं एक्सपोर्ट से ज़्यादा, ठीक है। सो वी कॉल इट ट्रेड डेफिसिट, मतलब सपोज़ हम $500 का अगर इंपोर्ट करवाते हैं और $200 का अगर एक्सपोर्ट करवाते हैं तो हमारा इकोनॉमी क्या है, देखिए ट्रेड डेफिसिट इकोनॉमी में जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड किसको कहते हैं, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। सपोज़ जितना गुड्स हमने बाहर से ख़रीदा है, मंगवाया है, अगर उतना ही गुड्स, उतना मूल्य का गुड्स अगर हम लोग भी बाहर की देश को बेचेंगे, फिर इसको क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उसके बाद है ट्रेड सरप्लस। सपोज़ अगर इंपोर्ट ऑफ गुड्स अगर ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर ज़्यादा हो इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स से, देन इट्स कॉल्ड ट्रेड सरप्लस, ओके। देन आता है ट्रेड डेफिसिट। मगर अगर देखिए एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर कम है, सपोज़ हम लोग कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर में लेकिन इंपोर्ट ज़्यादा करवा रहा है, फिर इसको क्या कहेंगे, ट्रेड डेफिसिट। मतलब हमारा इकोनॉमी ट्रेड डेफिसिट में जा रहा है, मतलब हम लोगों के पास पैसा कम आ रहा है लेकिन हम लोग को पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है बाहर के देश को इंपोर्ट करवाने के लिए। इसके बाद देखो इनविजिबल में क्या है, सर्विस आ जाता है, इनकम आ जाता है, ट्रांसफ़र आ जाता है, ठीक है। इनकम किस किस तरफ से होता है, देखिए प्रॉफिट से होता है। सपोज़ आप किसी कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं, वो फिर प्रॉफिट आया गया, शेयर से आपको डिविडेंड मिलेगा, और किसी में आप अगर निवेश किए हो तो उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। फिर आता है ट्रांसफ़र आप कैसे कर सकते हैं, सपोज़ बाहर की देश में आपका कोई रिश्तेदार रहता है तो उसको आप अगर कुछ पैसा भेजोगे तो वो रेमिटेंस कहलाता है उसको। फिर देखिए करंट अकाउंट सरप्लस किसको कहते हैं, अगर विजिबल और इनविजिबल प्रोडक्ट अगर एक्सपोर्ट करके हम लोग को पॉजिटिव में आया है, सपोज़ हम लोग इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर किया है, या थोड़ा इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है, फिर हमारा इकोनॉमी में क्या असर पड़ेगा, पॉजिटिव। सो इसको हम क्या कहेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस।
फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की किसको बोलते हैं? देखिए, अगर विजिबल और इनविजिबल प्रोडक्ट जो होता है हमारा, जो हम लोग एक्सपोर्ट करवाते हैं, अगर हम लोग जो एक्सपोर्ट करवाते हैं उससे ज़्यादा सपोज़ हम लोग इंपोर्ट करवा लिए, तो अगर उसको क्या करेंगे हम, फिर वो तो नेगेटिव में जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, देखिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, इन इंडिया करंट अकाउंट दो टाइप का होता है, विजिबल और इनविजिबल। विजिबल में क्या होता है, हर वक्त हमारे यहाँ इंडिया में डेफिसिट होता है, और इनविजिबल में सरप्लस होता है। मतलब हम लोग जो प्रोडक्ट होता है उसमें से हमको डेफिसिट होता है, मतलब हम लोग प्रोडक्ट ज़्यादा मंगवाते हैं लेकिन बाहर में कम भेजते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो इनविजिबल सेक्टर है, सपोज सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हो गया, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की वजह से, या कोई सर्विस हो गया, उसको उससे क्या होता है, हम लोग का हर वक्त सरप्लस में होते हैं। मतलब हम लोग ज़्यादातर बाहर में सर्विस और सॉफ्टवेयर वगैरह क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, सो ये दोनों मिलाकर अगर सपोज़ हम लोग 400 का डेफिसिट हो गया और 300 का फ़ायदा हुआ सपोज़, तो फिर हम लोग अगर ये दोनों को मिला देते हैं तो देखिए -$50 का घाटती है यहाँ पर। तो फिर ये टोटल जो हमारा करंट अकाउंट है वो क्या कहलाएगा? करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए ट्रेड डिफिसिट में क्या लिया जाता है? ओनली गुड्स। ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ हम गुड्स को सिर्फ कंसिडर में रखेंगे। अगर गुड्स को इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट कम हो जाता है, फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे? ट्रेड डेफिसिट। और अगर हम बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट में, फिर हमारे गुड्स मतलब विजिबल और इनविजिबल, मतलब सर्विस इनकम और रेमिटेंस, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वगैरह हो गया, इस सबको मिलाकर अगर माइनस में जाए, यहाँ पर जो आपको समझाया, फिर उसको क्या कहेंगे? करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए, द मेन रीज़न ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ परचेजिंग ऑफ गोल्ड। तो मेन रीज़न क्या होता है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट का? गोल्ड परचेस का। मतलब गोल्ड खरीदने में हम लोग को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है बाहर की दुनिया को। उसके बाद देखिए, टू रिड्यूस कैट मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट, हम लोग क्या क्या तरीका अपना सकते हैं? देखिए, सीज एक्ट 2005 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट क्या होता है 2015 में। उसके बाद आ जाता है IFSC एक्ट, उसके बाद आ जाता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। फर्स्ट इकोनॉमिक जोन वाज इन कंडाला गुजरात, मतलब फर्स्ट इकोनॉमिक जोन फर्स्ट इस्टेब्लिश किया गया था गुजरात के कंडाला में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्या? 18:20 रेशियो ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो ये हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। व्हेन ए कॉल्ड ए करंट अकाउंट डेफिसिट सिचुएशन, मतलब व्हेन हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट कम। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग को स्पेंड ज़्यादा करना पड़ता है, मतलब स्पेंड ए लॉट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व, मतलब विदेशी मुद्रा का भंडार जो है उसको ज़्यादा व्यय करना पड़ता है इंपोर्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट इज सीज एक्ट 2005। देखिए वो इसमें बोल रहा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज ए स्पेशली डिमिक्रेटेड एरिया व्हिच इज़ डीम्ड एज फॉरेन टेरिटरी, मतलब इसको एक स्पेशल तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जैसे इसको लगेगा कि ये फॉरेन टेरिटरी है, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स लॉज एंड ट्रेड लॉज, मतलब टैक्स एंड ट्रेड लॉज के लिए इसको हम फॉरेन टेरिटरी मानेंगे। दस क्या होता है देखिए, इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम aforementioned taxes subject to owner rates of union state governments. This relief is for a specific टाइम पीरियड ओनली, मतलब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन की वजह से ये लोग क्या कहेंगे, टैक्स में इन लोगों को छूट मिलता है। ठीक है, और ओनर रेट ऑफ टैक्सेस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ओनरशिप के लिए इन लोगों के पास से ज़्यादा टैक्स नहीं लेते। दिस रिलीफ इज़ फॉर ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओनली, मतलब ये आप मतलब ज़िंदगी भर आप नहीं कर सकते, मतलब इस्टेब्लिशमेंट की तरह जब टाइम पे सपोज़ आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तब इनको आपको छूट दिया जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपसे वो उसूला जाएगा। ठीक है, व्हिच इज़ कॉल्ड टैक्स हॉलीडे, मतलब जिस टाइम आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है और कम एकदम मिनिमल टैक्स देना पड़ता है, उस टाइम को कहते हैं टैक्स हॉलीडे। ठीक है,
देखिए इंडियन कॉमर्स मिनिस्ट्री अप्रूव्स फॉर सीज, मतलब सीज को कौन अप्रूव करते हैं, मतलब सपोज़ आप किसी को अगर सपोज़ आप आपके वहाँ पर अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दर्जा देना चाहते हैं कुछ जगह को, तो आपको कॉमर्स मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए 1965 में एशिया का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप किया गया था कंडाला में, गुजरात का। काइंडली वी हैव 22 प्लस 220 सीज इन इंडिया, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमारे इंडिया में अभी 220 से भी ज़्यादा है। फर्स्ट वाज नोन एज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। तो पहले इसको क्या नाम पे जाना जाता था, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। बाबा कल्याणी रिपोर्ट इज़ वेरी फेमस ऑन सीज, मतलब बाबा कल्याणी रिपोर्ट से ही सीज को फॉर्म किया गया था। इसके बाद देखिए आ जाता है आईएफएससी अथॉरिटी एक्ट 2019, मतलब एक कुछ दिन पहले ही किया गया है। इंडियन फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन आईएफएससी का फुल फॉर्म है। देखिए क्या बोलता है, सच ए गिफ्ट सिटी, ठीक है, आर सेट अप अंडर सीज एक्ट। उसके बाद देखिए आईएफएससी गेट रिलीफ, ठीक है, एग्जिम्ड इन द इंडियन टैक्स लॉ, मतलब आईएफएससी जो होता है ये इंडियन टैक्स लॉ से बहुत सारा छूट पाते हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए फर्दर आरबीआई सेबी आईआरडीआई, मतलब आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड आईआरडीआई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स आर ऑल्सो अप्लाई इन रिलैक्स मैनर, मतलब ये सारा लोग, ठीक है, इस आईएफएससी में, मतलब आईएफएससी जोन में ज़्यादातर रेगुलेशन का जो नॉर्म्स होता है वो रिलैक्स मैनर में रखते हैं। एग्जाम्पल, बैंक्स ब्रांचेस इन गिफ्ट सिटी आईएफएससी आर एग्जिम्ड फ्रॉम आरबीआई, सीआरआर, एसएलआर, पीएसएल, मतलब ये जो फैसिलिटी होता है बैंक के लिए, इसको इसमें छूट दिया जाता है जो आईएफएससी में जो बैंक का ब्रांच होता है। 2019 एक्ट एम्स टू सेट अप स्टैट्यूटरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, मतलब 2019 के एक्ट में आईएफएससी अथॉरिटी को सेटअप किया गया था स्पेशल इकोनॉमिक जोन को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए। तो देखिए आईएफएससी में कौन कौन रहता है, 1 चेयरपर्सन रहता है, 1 मेंबर ईच नॉमिनेटेड फ्रॉम आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, ठीक है, पेन प्रोविडेंट फंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इन सभी से चुने गए एक मेंबर रहता है यहाँ पर। फिर आ जाता है फ्यू अदर्स मेंबर्स फ्रॉम फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। टीनियर कितना साल होता है इसका जो चेयरपर्सन रहता है उसका 3 इयर्स का। रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, मतलब अगर आपको अगर ज़्यादा अच्छी से सपोज संभाला है उस पोस्ट को, फिर आपको पॉसिबली आपको रीअपॉइंटमेंट भी नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है द आईएफएससी अथॉरिटी विल रेगुलेट ऑल फाइनेंशियल सेमिनिसेस प्रोडक्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो आईएफएससी अथॉरिटी संभालता है और उसको रेगुलेट करता है। देखिए 2020 के अप्रैल में गवर्नमेंट अनाउंस इट्स हेडक्वार्टर विल बी एट गांधीनगर गुजरात, ओनली गिफ्ट सिटी, ठीक है, मतलब 2020 में गवर्नमेंट इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो गांधीनगर में होगा, इसको घोषणा कर दिया था। उसके बाद आ जाता है 18:20 स्कीम फॉर गोल्ड। ये क्या होता है, आरबीआई 80:20 स्कीम फर्स्ट लॉ आया था 2013 और 14 में, ठीक है। इसमें क्या है देखिए, आरबीआई मैंडेटेड दैट मिनिमम 20% ऑफ द इम्पोर्टेड गोल्ड मस्ट बी एक्सपोर्टेड बैक, मतलब सपोज अगर आप 100 किलो अगर सपोज आप सोना मंगवाते हैं बाहर से, तो उसमें से 20% आपको गोल्डन कुछ प्रोडक्ट करके फिर से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और 80% आप आपके पास रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप वायलेट करते हैं फिर आपको नेक्स्ट देखिए इसको क्या अगर इसको आप वायलेट करते हैं देखिए क्या होता है फिर। अनटिल देन द ज्वेलर और बिलियन डॉलर्स विल नॉट गेट परमिशन टू कन्वर्ट देयर रुपीज़ इनटू डॉलर, मतलब अगर आप सपोज 100 किलो से अगर 20 किलो आप एक्सपोर्ट नहीं करवाए तो फिर आपका नेक्स्ट लॉट में अगर आप जब इंपोर्ट करवाने जाओगे तो फिर आप अपना रुपीज़ को डॉलर में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, मतलब आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते। इसके लिए इंपोर्ट नेक्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ गोल्ड, मतलब इसके बाद का जो कंसाइनमेंट होता है, मतलब इसके बाद की खेप में अगर जो आप गोल्ड लाना चाहते थे वो नहीं करवा दिया जाता,
ठीक है। सो आरबीआई गेट्स दिस पावर अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब आरबीआई को कहाँ से ये पावर मिला है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की तरफ से। अब आ जाते हैं फैक्ट्स के। गुड्स एक्सपोर्ट आफ्टर कोरोना, मतलब कोरोना के बाद कौन कौन सा एक्सपोर्ट हमने बढ़ाया है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके बाद आता है ड्रग्स, पर्ल, उसके बाद आयरन और स्टील। गुड्स इंपोर्ट आफ्टर कोरोना, मतलब कौन कौन प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करवाना ज़्यादा किया है? क्रूड ऑयल, उसके बाद आ जाता है गोल्ड, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट और पर्ल, उसके बाद फिर कोल। ये कोल ऐसा वैसा कोल नहीं है, जो इस्पात बनाने के लिए लगता है वो कोल, पीट कोल। फिर आ जाता है सर्विस एक्सपोर्ट आफ्टर कोरोना, टेलीकॉम, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, इसमें हमको बढ़ोतरी मिली है। सर्विस इंपोर्ट आफ्टर कोरोना, बिजनेस सर्विसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसका हम लोग क्या किया है? इंपोर्ट ज़्यादा किया है। फिर आ जाते हैं, देखिए इंडियाज़ ट्रेडिंग पार्टनर्स, मतलब हम किन देश से ज़्यादातर ट्रेडिंग करते हैं? यूएसए, हांगकांग, यूएई, चाइना, बांग्लादेश, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, ब्रिटेन, बेल्जियम और जर्मनी। और टॉप सोर्स ऑफ इंडियन इंपोर्ट, ठीक है, इन लोगों को हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट कहाँ से करवाते हैं? देखिए पहले नंबर पे है चाइना, मतलब हम ज़्यादातर माल चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। उसके बाद आ जाता है यूएई, गोल्ड और क्रूड ऑयल के लिए, यूएसए, सऊदी, इराक, स्विट्ज़रलैंड, साउथ कोरिया, हांगकांग से हम डायमंड मंगवाते हैं, इंडोनेशिया से पाम ऑयल मंगवाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। फिर देखिए कौन कौन देश से हम लोग को ट्रेड डेफिसिट है? चाइना से, मतलब हम लोग चीप इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज़ ओवर 50 बिलियंस, इस प्रोडक्ट के लिए हम लोग चाइना पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। मतलब हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करवाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट कुछ नहीं। उसके बाद है मिडिल ईस्टर्न नेशंस, मतलब ऑयल का जो नेशन होता है, मतलब इराक, सऊदी, क्वातर, इन लोगों से हम लोगों का एक्सपोर्ट ज़्यादातर ट्रेड डेफिसिट में जाता है, क्योंकि हम लोग को बाहर से ही ज़्यादातर मंगवाना पड़ता है क्रूड ऑयल। उसके बाद है स्विट्ज़रलैंड फॉर गोल्ड एंड लग्जरी आइटम के लिए, और साउथ कोरिया में सिर्फ मोबाइल, टीवीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम लोगों को उन लोगों के ऊपर ज़्यादा निर्भर होना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है ट्रेड सरप्लस, मतलब किन देश को हम लोग ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं लेकिन एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन इंपोर्ट कम करते हैं, वो है यूएसए, केमिकल्स, टेक्सटाइल सर्विसेज, ब्रिटेन को, नीदरलैंड्स को, टर्की को टी, स्पाइस, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा सेंड करते हैं। उसके बाद आ जाता है बांग्लादेश, नेपाल को फूड, मेडिसिन, व्हीकल्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग।